सैफ अली खान स्टारर अमेजन प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है। सीरीज के सीन और संवाद को लेकर लोगों में आक्रोश जारी है। बीजेपी के नेताओं ने तांडव पर बैन लगाने की जहां एक तरफ मांग की है, उनका आरोप है कि सीरीज में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया गया है। पूरे देश में धीरे धीरे आक्रोश फैल गया है। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ एक खास शख्स हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो कि एक शिक्षक होने के साथ ही रिसर्चर स्कॉलर भी है और साथ ही सामाजिक विषयों पर एक बहुत अच्छी पकड़ ये रखते हैं। आपके बहुत से आर्टिकल्स हैं, जो सोशल आर्टिकल्स हैं, जो आए दिन पब्लिश होते रहते हैं, जिनका नाम है वीरेंद्र पांडे। तो वीरेंद्र पांडे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और बिना कोई ज़्यादा समय लिए मैं सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि फिल्म में एक मुस्लिम युवक जिसका नाम मोहम्मद जीसान है, उसको भगवान शिव के रूप में दिखाया गया है और उसको लेकर के लोगों ने काफ़ी विरोध भी दर्ज किया है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये देश भगवान राम का है, ये देश भगवान शंकर का है। कहते हैं कि कंकर कंकर शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है। ये कंकर कंकर शंकर, इस देश, इस धरा की जो एक सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम भगवान शंकर और राम करते हैं। इसका खिलाफत इस वेब सीरीज और जीसान की नहीं है। कोई भी इस रोल को कर सकता है, परंतु जो शब्दावली प्रयोग में आ रही है, जिस प्रकार का विषय लेकर वो चित्रण हुआ है, वो गलत है। उस प्रकार का अक्षम्य अपराध किया गया है जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि समस्या अभिनेता की नहीं है, समस्या अभिनय की है। बिल्कुल सही बात है। इस देश में दिलीप कुमार और अनेक प्रकार के लोगों ने अनेक प्रकार की वार्ताएं करी है ना, और अनेक प्रकार के उन्होंने चित्रण अपने फिल्मों में किया है ना। कहाँ विरोध है? विरोध तो सिर्फ इस बात की है कि जो सांस्कृतिक एक कल्चर पे जो अटैक है, सांस्कृतिक अटैक जिसको कह सकते हैं, भारत भूमि अब उसको स्वीकार करने के मूड में नहीं है। तो कुल मिला के जो है, यदि कोई भी कलाकार अगर अब आगे जाकर के भविष्य में जो हमारी भावनाएं हैं, अगर उनको छेड़ने का प्रयास करेगा, उन्हें आहत करने का प्रयास करेगा, तो देश उसे क्षमा नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत पिछले 200 साल अंग्रेजों के और उससे पूर्व 500 साल मुगलों के आक्रमण को झेल चुका है, जिसपे सांस्कृतिक अटैक बहुत बार किए गए। लेकिन फिर भी वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि हम ये हमारे पास बहुत बड़ा एक ये पॉइंट है, विरासत है हमारे पास। वीरेंद्र जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि सीरीज में भगवान शिव और श्री राम पर भी कई टिप्पणियां की गई है जी। तो आप इनको किस प्रकार देखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं आप इन टिप्पणियों को? देखिए, कुछ लोग इस विषय को आपको रचनात्मकता के विषय में जोड़ेंगे कि ये रचनात्मक है, कलाकार की एक अपनी अभिव्यक्ति है। हर कलाकार की अपनी एक अभिलाषा होती है, उसकी भाषा, उसकी तेवर की परिभाषा होती है। परंतु रचनात्मकता की दुहाई देने वाले लोग तब कब कहाँ खड़े हो जाते हैं, जब चार्ली है वो कोई कार्टून बना देता है। जब चार्ली है वो कोई कार्टून बनाता है तो फ्रांस में खून की नदियां बहने लगती हैं। उस समय उनकी रचनात्मकता का कहाँ चलाई जाती है और किस प्रकार से उसको एड्रेस किया जाता है, ये हम सब के सामने है। तो रचनात्मकता कल्चर पे अटैक के कारण से स्वीकार नहीं होगी। रचनात्मकता की एक अपनी सीमाएं होनी चाहिए, उसको अपने लक्ष्मण रेखा खींचने पड़ेंगे। रचनात्मकता किसी भी देश की मौलिक यानी मान बिंदु, जीवन के जो मान बिंदु हैं, उस पर कोई अटैक करे, उस पर कोई आघात करे, तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि यदि आपको कोई भी वेब सीरीज बनानी है, आप उसे बनाइए, किसी भी मुद्दे पर बनानी है, बनाइए, वहां तक समस्या नहीं है जी। वीरेंद्र जी, समस्या यहाँ है कि जब उन चीज़ों को गलत या तोड़ मरोड़ कर जब प्रस्तुत किया जाएगा, तो वही चीज़ें स्वीकार्य नहीं होंगी। बिल्कुल। रामो विग्रहवान धर्म, राम जो है इनकारनेशन है, एक अवतार पुरुष है, जिनके जैसा कहते हैं कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता, इस प्रकार का जो चित्रण करने वाला, पूरे समाज को एकजुट करते हुए, समरसता का भाव देते हुए, समाज को एक सूत्र में पिरो को राम ने 14 अक्षणी सेना अयोध्या की लेकर और रावण पे अटैक नहीं किया। उन्होंने पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोकर और फिर रावण को परास्त किया था। तो वैसे व्यक्तित्व पे, वैसे शिव पे कोई आक्रमण करे, ये कहाँ से स्वीकार हो सकता है? ये स्वीकार्य भी नहीं है और ये सम्मानजनक भी नहीं है।
वीरेंद्र जी, देश में कई जगहों पर इसे लेकर के एफआईआर भी दर्ज हुई है। कई ऐसे नेता हैं जो अपनी अब राजनीति चमकाने में इस अवसर का लाभ उठा करके अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भी कई जगह से समझने और सुनने में और देखने में आ रहा है। तो क्या लगता है, ये विषय राजनीति चमकाने का है या क्या, किस तरीके से आप इसे लेना चाहेंगे? मुगलों के शासन में, मुगलों की सभा में बहुत सारे राग दरबारी थे जो वस्तुतः हिंदू भी थे और इस देश धरा और संस्कृति से जुड़े हुए भी थे। लेकिन वो वकालत क्या करते थे कि जो मुगल काम कर रहे हैं, जो हमारी बहू बेटियों पे आक्रमण कर रहे हैं, उनके इज्जत आबरू को लूट रहे हैं और इस देश की सांस्कृतिक चिन्हों को, मान बिंदुओं पे अटैक करके ध्वस्त कर रहे हैं, वो सब सही है। मुगल वास्तव में या अंग्रेज वास्तव में इस देश की संस्कृति की अच्छे के लिए, भले के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे राग दरबारियों से ये देश हमेशा ही त्रस्त रहा है। मेरा बस इसमें सबसे आग्रह है कि इस प्रकार की राजनीति न करते हुए इस देश संस्कृति को बचाने के लिए सबने प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धर्म कभी अवसरवाद का हिस्सा नहीं हो सकता। कुल मिला के बात यह है, अगर आप अवसरवादी हैं तो आप जो है वो इस चीज को छोड़ें, जे ही राखे धर्म को ते ही राखे करतार। वीरेंद्र जी, कुछ लोग इसे जेएनयू के कन्हैया कुमार की बात से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिखाया गया है जो हमें जेएनयू याद दिलाता है। ये कितना सही है और इस पर किस तरीके से आप युवाओं को संबोधित करना चाहेंगे, किस तरीके से हमारे व्यूवर्स को आज आप संबोधित करना चाहेंगे? कन्हैया कुमार कोई यूथ का आइकन नहीं है और जेएनयू एक शिक्षा का केंद्र है और उच्च शिक्षा के केंद्र है। कई ऐसे वरिष्ठ लोग वहाँ से पढ़ के निकले हैं, कई अर्थव्यवस्था के जानकार निकले हैं, कई इतिहास विज्ञ वहाँ से निकले हैं। उन पे हमारा कोई अटैक नहीं है, परंतु जिस प्रकार से टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें वहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस प्रकार के विषय रखने वाले को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा और वो इस देश के विचारधारा है भी नहीं। वो एक छोटे से कुनबे में कुछ विषय को लेकर अब सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कुछ बात कह सकते हैं, परंतु वो हमारे देश के मूल विचारों में उनको सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अब अगर सरकार की बात करें तो ये इस तरीके की जो वेब सीरीज़ है, ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, आपको क्या लगता है इस तरीके के OTT प्लेटफॉर्म को जो है अब क्या हमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियमों के अधीन या इसको जो है वो ऐसे किसी गवर्नमेंट बॉडी के अधीन होना चाहिए जहाँ पे कि या सेंसर कोई अलाउ होना चाहिए कि वो इन्हें चेक करे और उसके बाद ही अलाउ करे कि ये वेब सीरीज़ जो है वो ऑनलाइन जाने के लिए योग्य है या नहीं है? जब से डिजिटलाइजेशन हुआ और लॉकडाउन के बाद सिनेमा घरों में जाना थोड़ा लोगों का कम हुआ, तब से OTT प्लेटफॉर्म पे इस तरह की सामग्री का आना एक बाढ़ सी आ गई है। जिस प्रकार से अन्य विषयों को सरकार अपने अंदर में रेगुलराइज करती है, मेरा सरकार से भी आग्रह है और सरकार में बैठे लोगों से आग्रह है कि वो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक रूप से जो भी इसके एकता और सामाजिकता पे जो आघात कर रहा है उसको तुरंत प्रतिबंधित करे और एक नियम कानून के तहत इसको लाने का प्रयास करे। जी बिल्कुल, मतलब कुल मिला के ऐसा है कि कोई एक ऐसा कानून जरूर बनना चाहिए इस देश में जो इस तरीके की वेब सीरीज, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो कोई धारावाहिक हो, कुछ भी हो, अगर इस तरीके का कुछ प्रसारित किया जाता है जो राष्ट्र विरोधी है, धर्म विरोधी है या जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है, तो कानूनन उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। बिल्कुल करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, होना चाहिए। वीरेंद्र जी, वर्तमान में जो माहौल बन रहा है, जैसा कि अभी आपने कहा कि कोविड के बाद से या कोरोना जो महामारी आई उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग लगातार अनवरत जो है वो इन वेब सीरीज का एडिक्ट हो चुका है। युवा तो खासकर इन वेब सीरीज का बहुत बड़ा एडिक्ट हो चुका है, आज बहुत ज़्यादा ये देखी जा रही हैं। तो क्या आप हमारे युवाओं को कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी एक स्कॉलर है, युवा है और एक शिक्षक भी है, बहुत सारे युवा आपके साथ रहते हैं, इतिहास क्योंकि आप पढ़ाते हैं तो इतिहास को बहुत नज़दीक से आपने पढ़ा है, देखा है, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आज के युवाओं को जो कि भाग कर किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं और ऐसे चैनल्स की TRP को बढ़ा देते हैं जो कि बाद में जाकर के इस देश और इस राष्ट्र के लिए हानिकारक होता है? देखिए, इसमें 3 बातें हैं। जब भारत की सांस्कृतिक एकता पे, सांस्कृतिक माल बिंदुओं पे विदेशी आक्रमण हुए, तब हमारे जो रहन सहन है, हमारी जो सोच विचार है, वो पश्चिमी आवरण से प्रभावित हुआ।
अब आज के युवा 3F कल्चर में जीता है। 3F कल्चर क्या है? फूड, फन और फैंटासी। वो मानता है कि मैं, मेरा परिवार, मेरा कैरियर, इस मैं से निकलकर वो हम पे नहीं सोचता। वो ये नहीं सोच पाता है कि कैरियर फॉर कंट्री होना चाहिए। इस देश का जो रोल मॉडल है, इस देश के युवाओं का जो रोल मॉडल है वो विवेकानंद है। इस देश के जो रोल मॉडल है वो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जो कल्याण के सूबेदार की पत्नी को गिरफ्तार करके उनको सैनिक लेकर आते हैं और वो इतर धर्म से होती हैं वो सूबेदार की पत्नी, लेकिन शिवाजी महाराज उसे स्वीकार नहीं करते हैं और सम्मान उसे लौटाया जाता है। ऐसे ही महाराणा को आज याद करना बड़ा प्रासंगिक होगा। ये हमारे देश के युवा और हमारी पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल के लिए है। ये देश रामकृष्ण का है, जिन्होंने अपने एक गैर माँ के लिए, मतलब अपनी खुद की माँ नहीं, किसी और माँ के लिए, कि उनके वचन का पालन करने के लिए, पिता का वचन वो रह जाए, उसके लिए 14 वर्ष का वनवास झेल लिया। तो ये हमारे रोल मॉडल है। ये हम कहते हैं कि यूनान मिस्र मिट गया इस जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये हस्ती कौन सी थी? ये सांस्कृतिक हस्ती थी, ये कल्चरल एक बुन था भारत के लिए, जो आज तक हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं पाया। इतने आक्रमण झेले। इसलिए मेरा युवाओं से आग्रह है कि अपने देश धर्म को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जानिए और उसके प्रति एक गौरव का भाव अपने अंदर लाइए और उसी मान बिंदुओं के अधीन आप, आज कोरोना में सारे समाज विफल हो गया। सारा जो पश्चिम जगत था वो मैं और मेरे के चक्कर में परेशान हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन आज हमारा समाज बचा रहा। हमारा समाज अपनी थाली, पड़ोस में एक बुजुर्ग हैं, उनको दवा की जरूरत है, कोई नहीं था, सामाजिक कार्यकर्ता तुरंत बोले हम ला कर देंगे। इस प्रकार का चिंतन करने वाला ये समाज पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन करने वाला समाज, तभी हम कहते हैं कि हमारा समाज विश्वगुरु था। ये देश विश्वगुरु था, भारत माता विश्वगुरु थी। तो वैसे चिंतन करते हुए युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और देश, समाज, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। और वैसे भी वीरेंद्र जी, अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो कुछ चीज़ें, मतलब ऐसा हो गया है कि हर चीज़ का एक सीज़न आता है। कभी हमारे देश में देशभक्ति का सीज़न आता है, कभी हमारे देश में मदद करने का सीज़न आता है। तो हम लोग सीजनल होते जा रहे हैं। जहाँ तक अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें इस सीजनल जो ओकेजन्स हैं या जो ये अवसरवादिता है, इससे बाहर निकलकर हमें तटस्थ होना पड़ेगा। मनोज जी, इसमें कहते हैं कि देश मिटेगा तो बचेगा कौन, और देश बचेगा तो मिटेगा कौन। तो राष्ट्रभक्ति इतनी बात से पूरी नहीं हो जाती कि वंदे मातरम गान याद है। राष्ट्रभक्ति इतनी बात से पूरी नहीं हो जाती कि भारत माता की जय बोलना है। राष्ट्रभक्ति तो एक जीवन जीने की प्रक्रिया है। हम अपने में कितने राष्ट्रवादी हैं, हम अपना व्यवसाय करते हैं कितनी प्रामाणिकता से करते हैं, हम अपनी पढ़ाई करते हैं कितनी प्रामाणिकता से करते हैं, हम अपना नौकरी करते हैं, अपने ऑफिस में आते हैं कितनी प्रामाणिकता से, समय का पालन कितने करते हैं, राष्ट्र के किसी काम से, किसी काम में हम जुड़े हुए हैं, वहाँ हम कितने प्रामाणिक हैं। ये राष्ट्रभक्ति है। यहाँ आपके राष्ट्रभक्ति का लिटमस पेपर टेस्ट होता है। ये जीवन जीने की प्रक्रिया है और इसमें हम सबको पास होना है, तो हमारी राष्ट्रभक्ति देश के काम आ सकती है। तो फाइनली हम लोग जाते जाते आज जो युवा हैं, उस युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी वेब सीरीज और आएंगी, अनगिनत आएंगी अभी हमारे देश में। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें तटस्थ रहना होगा, हमें अडिग रहना होगा और हमें हमारी संस्कृति की रक्षा करनी होगी। तो वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए और हमारे युवाओं से, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए। देखते रहिए हमारा खास मुलाकात का ये प्रोग्राम। अगले हफ्ते मिलेंगे किसी और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।